हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं राहुल कांत आपका ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव क्लब। जैसा कि आप सब अब जानते ही हैं कि ठीक रात 9 बजे आपका क्लास जनरल साइंस का स्टार्ट है, जिसमें हम लोग लाइट चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, लेंस मिरर ख़त्म कर चुके हैं, हीट ख़त्म कर चुके हैं और वेव ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग जो नया टॉपिक उठा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम अगला चैप्टर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहें तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, थोड़ा सा सुनिएगा। जैसे मान के चलिए ये एक कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, ये एक कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी, एक जो कंडक्टर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी इस कंडक्टर में क्या है, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा संख्या में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन अभी क्या है कि मुक्त अवस्था में, यानी फ्रीली रूप से पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करें, एक बैटरी से कनेक्ट कर दें या सेल से कनेक्ट कर दें, ऐसे, ये प्लस ये माइनस, इधर प्लस चार्ज हो गया और ये क्या हो गया, माइनस चार्ज। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। और वहाँ पर फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगा। लेकिन अब क्वेश्चन का सवाल, मतलब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस तरफ जाता है, किस तरफ जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गमन करता है। ठीक है, यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन, एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में माइनस है, तो ये माइनस की तरफ जाएगा तो रिपेल करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएगा, इस तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस तरफ। और फिर इलेक्ट्रिसिटी किधर जाएगा, इस तरफ। ठीक है, इधर जाएगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए, क्या ये पॉइंट समझ आया, इज दैट क्लियर। ठीक है, अगर फिर से कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, इट ट्रेवल्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर हम कहें कि चार्ज, चार्ज के अकॉर्डिंग चलें, तो अगर चार्ज कहें, चार्ज सुन लो, ये क्या होता है, क्यू। ठीक है, और ये चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यानी विद्युत के दर को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, चार्ज, आवेश, क्या बोलते हैं इसको, आवेश बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर, हो गया। अब जो फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है Q इक्वल टू आई टी। क्या होता है फॉर्मूला, Q इक्वल टू
आई टी, Q इक्वल टू आई टी। और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम। लेकिन अगर मान के चलो कि Q इक्वल टू आई टी है, अगर हमको Q दे दे, चार टाइम दे दे और करंट बोले तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई टी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकला। इसका अगर कहें यूनिट क्या होगा तो यूनिट I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और I ने अगर टाइम निकालना हो तो टाइम बराबर I बाई, टाइम बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई आई, Q बाई आई। ठीक है, और इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड। टाइम किस में होगा? सेकेंड में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब आवेश का क्वांटीकरण। और क्वांटीकरण क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और यहाँ पे जो ई है वो क्या है? एन तो हो गया क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। और ई क्या हो गया यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। तो ई की जगह पे ये रखना होता है बस। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक समझ गए? यहाँ तक तो क्लियर हो गया? समझ गए बाबू? अरे समझ गए ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने लगता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा क्या आएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगर हम बोल दें कि रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या बोले? रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। अब रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध हुआ, और प्रतिरोध होता क्या है? तो प्रतिरोध, द व्हेन एनी रेजिस्ट और ऑब्स्टेकल वाइल फ्लोइंग ऑफ करंट, यानी जब करंट बह रहा हो और उसको कोई रोकने वाला आ जाए, बीच में रोकथाम करने वाला आ जाए, ऑब्स्टेकल आ जाए, बस उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या समझ आया? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? रोकना। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोकना। ठीक है, बस। अब रेजिस्टेंस कहें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो। जैसे ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो रेजिस्टेंस, यहाँ मान के चलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब कहीं पर मान लो यहाँ पे रुकना स्टार्ट हो जाए, यहाँ रुक जाए, हर जगह रुकते रुकते जाए। समझे? तो यानी कि वो एक तो डिपेंड करता है एल पर। ठीक है, एल पर, या इसी की जगह कोई कंडक्टर ऐसे आ जाए, ऐसे। ठीक है, तो एरिया बढ़ने से भी दिक्कत होता है। तो एक किस पे डिपेंड करता है? एरिया पर। ठीक है, यानी अगर कहें कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और यही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एल बाई ए। क्या होता है रेजिस्टेंस? एल बाई ए। अब ये तो पता होगा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का या प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इज इक्वल टू लगता है ना। और इज इक्वल टू अगर लगता है तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है। हाँ, तो यहां पर जो कांस्टेंट आएगा बाबू वो होगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या होगा? पूरा का पूरा। और ये हमारा पूरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पे आर जो है, आर जो है वो क्या है? आर जो है वो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और एल हो गया लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। और ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गोल चीज होता है तो उसको क्रॉस सेक्शन प्रति काट में तोड़ते हैं, सेक्शन। ठीक है, अब ये जो रो है, ये जो रो है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। ठीक है,
ये होगा प्रतिरोधकता। क्लियर हो गया। एल हो गया लेंथ ऑफ वायर यानी तार की लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि एरिया हो गया तार का, आर से रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो गया, और ये जो कांस्टेंट साइन आया इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। समझ गए क्या? अरे समझ गए, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी यूनिट का, तो यूनिट क्या होगा? तो यूनिट को कहते हैं ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, या इसका ये सिंबल होता है ओम का। इन दोनों में से कोई भी लिख दोगे यूनिट की जगह पे, दोनों ठीक माना जाता है, ओम। ठीक है, ये सिंबल है, ये ओम है। समझ गए रेजिस्टेंस? ये हमारा यहाँ तक पॉइंट था। अगला पॉइंट अगर हमको निकालना है रेजिस्टिविटी, तो देखो ध्यान से। अभी जो फॉर्मूला था वो था रो एल बाई ए, यही था ना। अगर हमको यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है, तो ये रो हो जाएगा बराबर आर, ए चल जाएगा ऊपर और एल आ जाएगा नीचे, और ये हमारा प्रतिरोधकता निकल जाएगा। यानी इसको क्या कहेंगे हम? रेजिस्टिविटी। ठीक है, प्रतिरोधकता, इसको क्या कहेंगे? प्रतिरोधकता। अब सुनिए ध्यान से, जैसे प्रतिरोधकता है ना बाबू, रो एल बाई ए, तो कहने का मतलब है जो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस कह रहे हैं, रेजिस्टिविटी, इसका एक और नाम होता है, एक नाम और होता है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहेंगे इसको? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए ये होता क्या है, ये तो पता है कि जहां पे स्पेसिफिक लग जाए, विशिष्ट लग जाए, वहां पर बात होता है सब चीज एक में, यानी कि यूनिट होना चाहिए। यानी कि जो लेंथ ऑफ वायर है वो 1 मीटर होना चाहिए, और जो एरिया है उस वायर का वो भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। यानी लेंथ भी 1 मीटर हो वायर का, और एरिया भी कितना? 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। बस उसी को ही क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यह विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी का दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब हम बात करें इसका यूनिट का, यूनिट का। ठीक है, तो यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर। इससे ये कट गया मीटर से, तो यानी असली यूनिट क्या बचा? ओम, ओहिम, ओम मीटर, या इसी की जगह हम कैसे लिख सकते हैं? ओम मीटर। ये दोनों के दोनों ठीक हैं, दोनों में से कोई भी ठीक है। ओम मीटर किसका? रेजिस्टिविटी का या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। क्या समझ गए ये बात? अब यहां से एक बहुत मशहूर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये दोनों के दोनों डिपेंड किस पर करते हैं? ये दोनों के दोनों डिपेंड किस पर करते हैं? कौन कौन? एक तो रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो अब बात करें कि रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो बताए फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, यानी ये कहेंगे कि ये एक तो लेंथ पर, किस पर? लेंथ। ओहो, पहला तो ये लेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, दूसरा एरिया पर डिपेंड करेगा। ठीक, क्या लेंथ और एरिया के अलावा भी डिपेंड करता है? तो हाँ, वो जो तार हम लेके आए हैं ना, तार, वो तार जितना लेंथ का है, जितना एरिया का है वो तो है, लेकिन वो तार जो है वो मटेरियल किसका है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने सुना होगा कि करंट जो है वो सबसे अच्छा फ्लो किस में करता है? किस मेटल में करता है? तो चांदी में। सबसे ज़्यादा अच्छा चांदी में, फिर सोने में, फिर उसके बाद आपका कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन आता है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर कॉपर लेके चलते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। अगर, हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहें
तो अपने घर में चांदी का तार या सोने का तार भी डलवा सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर में। अच्छा है ना। लेकिन अच्छा क्यों नहीं डलवाते हैं? अरे सर सोचिए कि अगर आप डलवा दिए हैं तो जितना आपका नज़र आपके घर पे नहीं रहेगा उतना जिसको पता चलेगा ना उन सब का नज़र रह जाएगा। कि कोई भी सोचेगा कि अरे इतना सा तो काटना है, इतना से इतना काट ले और रोज़ कहीं ना कहीं से आधा आधो काटा मिलेगा। छत पर नहीं हो कोई चल गया तो देखो छत से तार पूरा खींच लेगा कोई, है ना। तो इसलिए सोना चांदी का नहीं डलवाते। एक तो महंगा बहुत पड़ता है, कॉस्टली, वेरी कॉस्ट, है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक, तो क्या बोले कि मटेरियल, और किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पर। मटेरियल के अलावा एक चीज और है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस करेगा इन चारों पर, ठीक है। लेकिन रेजिस्टिविटी का बात करें तो इसमें भी तो RA/L है, मतलब क्या? लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। क्या ये भी चारों पर डिपेंड करेगा? क्या ये भी चारों पर डिपेंड करेगा? हाँ, जिन्होंने कहा कि हाँ सर एल है ही, ए है ही, तो उनके लिए तालियां। क्योंकि सोच के देखिए कि लेंथ और एरिया पे क्या ये डिपेंड कर सकता है क्या? हाँ, अरे बहुत बढ़िया, खतरनाक है सर, अभी भी हाँ बोलेंगे। अरे क्या बोले हम कि रेजिस्टिविटी क्या है? लेंथ भी 1 मीटर का तार होना चाहिए और एरिया भी 1 मीटर ही स्क्वायर होना चाहिए। यानी लेंथ भी 1 मीटर हो और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी कि एक प्रकार से ये कांस्टेंट बोल दिया कि नहीं रेजिस्टिविटी में। यानी कि एक से ज़्यादा लो या बड़ा लो तो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा। समझ आया? तो इसका मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा क्या? वो तो फिक्स हो गया ना, बड़ा छोटा काम लाने का जरूरत नहीं है। समझे? तो ये ना तो इस पर डिपेंड करेगा और ना ही इस पर डिपेंड करेगा। यानी रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। मटेरियल पर और टेम्परेचर पर, इन दो चीज पर डिपेंड करता है कौन? रेजिस्टिविटी। कौन करेगा? रेजिस्टिविटी। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ? अरे समझ गए? हाँ, बस यहाँ तक हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी था। ठीक है, इसके अलावा अगर सोच के देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन आप लोग को कहें कि एक क्वेश्चन है कि ये एक तार है जिसका लेंथ L है, ठीक है, और एरिया A है, ठीक, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा कुछ, लेकिन रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टेंस R है। एक और तार हम लाते हैं जिसका लेंथ जो है वो पिछले वाले से 2 गुना है, एरिया अभी भी A है। तो इस रेजिस्टेंस R1 था, R2 पर क्या असर करेगा? तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, R2 पर क्या असर डालेगा? तो ये कह सकते हैं हम R2 पर असर डालने के लिए कि देखिए R1 जब था तब ये रो क्या था? L/A था। रो तो खैर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये तो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। R2 में है, इस लेंथ को क्या किया? 2L कर दिया और A उतना ही है, ठीक है, L से L कट जाएगा। यानी कि R2 कितना हो गया? कितना हो गया? R1 का दुगना ना, तो यानी क्या हो जाएगा आंसर? डबल हो जाएगा। आंसर क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, यही एक क्वेश्चन और दे दें कि लेंथ को अगर दुगना कर दे और एरिया को आधा कर दिया जाए तब रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तब कैसे करेंगे? R2 बराबर रो तो हमारा कांस्टेंट हो गया, L हो गया 2 और A हो गया 1/2। यहाँ से 2 ऊपर चल जाएगा, यानी कितना गुना हो गया? 4 गुना, 4 टाइम्स। इस प्रकार से होता है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप थोड़ा सा नहीं समझ आया हो तो बैक करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है उसको कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, चालक। उसको कहते हैं चालक। अब ये चालक क्या है? कुछ नहीं है, जो रेजिस्टेंस है ना,
यानी कि इसको कह सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी यह प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि सही सही बोलें तो इसको हम डिनोट करते हैं G से, यानी कि G बराबर 1/R, है ना, कंडक्टेंस, और ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर हम कहें कि यूनिट क्या होना चाहिए तो आप लोग निकाल सकते हैं। अरे इतना तो होशियार हो गए ना, इतना होशियार कि अगर हम यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या, 1/ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, है ना, ओम। यानी कि सीधा सीधा कहें तो ओम मीटर क्या होता है? ये ओम मीटर कह रहे हैं, ओहो, सीधा सीधा बोलें तो ओम इनवर्स, ये हो गया इसका यूनिट। या इसकी जगह एक और क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। यही ना, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो ओम इनवर्स इसका यूनिट हो गया। ठीक, अगला पॉइंट का बात करें तो अगला होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, चालकता। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी वही पॉइंट है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी यह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह प्रतिरोधकता का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कंडक्टेंस क्या था? वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपात था, और ये कंडक्टेंस क्या है? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए चालकता। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, यही होगा ना, यही होगा। अगर बात करें यूनिट का तो 1//ओम पर मीटर, यही तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कह रहे हैं यूनिट, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं। ओहो, अरे बोल क्या रहे हैं, लिखा क्या रहा है? ओम मीटर, ये ना, इसका ओम मीटर। यानी कि इसको अगर सही से लिखे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ऐसे होगा, ये सही। ठीक है, ऐसे होगा। या जानते हैं इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम साइमन मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स, ये भी इसी का है। इसका मतलब कि इसकी जगह हम साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन भी इसी का यूनिट होता है। ठीक है, किसका? कंडक्टेंस का। और यही कंडक्टिविटी का कहें तो साइमन मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को हम साइमन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ कहो तो एक और लिख सकते हैं इसको, ओम को हम महो भी लिख सकते हैं, महो मीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर भी ओम को हम क्या लिख सकते हैं? महो, उल्टा MHO, ये भी इसी का ही है। सोचो, एक नाम यूनिट अनेक, नाम एक यूनिट अनेक, है ना, यही तो पॉइंट है। ठीक, बताइए क्या यहाँ तक सबको समझ आया? क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं ना? अब आगे चलना चाहिए हम लोग को। ठीक है, कंडक्टिविटी। इसके बाद बात करें तो ओम्स लॉ का। ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, ओहम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ, ये जो असली फॉर्मूला होता है वो होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो इज इक्वल टू का साइन लगता है, और
इज इक्वल टू लगता है तो आर लगेगा कांस्टेंट और आई, यहाँ इसका मतलब आर यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वी से क्या हो गया, वोल्ट हो गया, आई से क्या हो गया, करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, और आर से क्या हो गया, रेजिस्टेंस, जो कि क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, जो कि क्या है कांस्टेंट है, कौन, आर है। अगर हम इसका मान के चलो ग्राफ बना के दे, आप सोच के देखिए, ये हमारा ग्राफ है जो कि यहाँ पर वोल्ट लेते हैं यहाँ, यानी कि इस ग्राफ का नाम ले तो क्या होगा, वी आई ग्राफ। यहाँ पर जब भी लेंगे तो एक बीच से स्लोप निकलता है, ठीक है, इसी को ही, ये जो स्लोप है इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। यही क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एंगल बनता है जिसको थीटा बोलते हैं, जिसको हम tan थीटा के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओम्स लॉ का ग्राफ, ठीक है। अगर हम कहें, देखिए ध्यान से, कि अगर हमारे पास ओम्स लॉ का V बराबर फॉर्मूला है, V को देख के लिखे तो V इक्वल टू आई आर, आर आई लिखे चाहे आई आर लिखे, ठीक है। तो इस केस में वोल्ट का यूनिट लगेगा, V है, V निकाल रहे हैं तो यूनिट हो जाएगा वोल्ट, V, ठीक है। अगर हमको I के अकॉर्डिंग निकालना है तो I रहेगा R, इसके नीचे आ जाएगा V बाई R। I निकालना है तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर I का। वही R बराबर निकालें तो V बाई I, V बाई I, अब यूनिट क्या हो जाएगा, ओम, ओम हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन कह रहे एक मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, एक मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक पॉइंट और आपको हम बता दें तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉम्बिनेशन। क्या है एक पॉइंट, कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या है, कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन दो प्रकार से होता है, एक को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज को कहते हैं श्रेणी क्रम और पैरेलल को कहते हैं समांतर क्रम, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा समांतर क्रम, ठीक। अगर अब हम कहें कि सीरीज और पैरेलल में अंतर क्या है, देखिए एक बार में समझ आ जाएगा। ये हम किसका कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो बता दिए ओम, लेकिन जो उसका सिंबल जो असली होता है वो ये होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो ऐसे हम ढेर सारे, अगर देखो हम यहाँ पे कई रेजिस्टेंस बना दें, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दो रेजिस्टेंस हो गया, ये तीन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये चार रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा टोटल कितना हो गया, चार। और भी हम जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सीरीज में, किस में, सीरीज में, अगर हम सीरीज में कर रहे हैं तो जो पहले वाला रेजिस्टेंस है, पहले वाला फर्स्ट रेजिस्टेंस, क्या बोले, फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो जो पहले वाला रेजिस्टेंस का पिछला भाग, क्या बोले, पहले वाले रेजिस्टेंस का पिछला भाग और अगले वाले रेजिस्टेंस का अगला भाग, पहले वाले का पिछला भाग, अगले वाले का अगला भाग आपस में जोड़ देंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो इससे भी आसान भाषा में है क्या कुछ है? क्या बोले कि पहले यानी आगे वाले का अगला भाग उससे पीछे वाले का अगला भाग, ठीक है, आपस में हम जोड़ देते हैं, यानी इसका फर्स्ट का पिछला भाग, सेकंड का अगला भाग, और आपस में उसका साठ गांठ बांध दें तो वही क्या, कौन सा सीरीज कहलाएगा, हाँ, कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, ठीक है। यानी कि इसका पिछला भाग, इसका अगला भाग, इसका पिछला भाग, इसका अगला भाग, एंड सो ऑन आगे तक। तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे,
सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएंगे, यानी कि श्रेणी क्रम कहलाएंगे ये, ठीक है। लेकिन वही अगर हम कहें कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पर केवल एक पॉइंट होगा, यहाँ पर केवल एक पॉइंट होगा और सब के सब यहाँ से कंबाइन होंगे, सब के सब यहाँ से इस एक पॉइंट से कंबाइन होगा, है। ये देखो सब के सब एक पॉइंट से कंबाइन हो रहा है कि नहीं, ये सब के सब, यानी ये हो गया R1, R2, R3, R4 और R5। मतलब एक ही पॉइंट है और उसी से जितने मर्जी उतने रेजिस्टेंस बांधे तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे। समझ आया? जब एक कॉम्बिनेशन में हम दो रेजिस्टेंस को अगला भाग और पिछले भाग को जोड़ दें तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब एक ही पॉइंट से हम टोटल को जोड़ दें तो वो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। कितना अच्छा मजे का बात है। लेकिन अगर कहें कि सर कॉम्बिनेशन को सोल्व कैसे करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है Rn का मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस चाहे जितने हो, बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस Rn तक। ये टोटल हमारा हो गया, ये टोटल हो गया, Rn हो गया, या R इक्विवेलेंट कह सकते हैं इसको, हम इक्विवेलेंट कहते हैं। ये क्या हो गया हमारा, R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये R इक्विवेलेंट हो गया। लेकिन जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब ये अपोन में चल जाता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 प्लस 1/Rn तक। ये होता है हमारा पैरेलल सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा क्या, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया ये, और सीरीज का हो गया ये। यहां तक क्लियर हुआ? अरे समझ गए यहां तक, क्लिनिक ऑल क्लियर है ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन, अगर हम एक क्वेश्चन कहें, एक क्वेश्चन लिखें यहां पर इस प्रकार से, ये 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ठीक है, और कह दे कि R इक्विवेलेंट ज्ञात करें, ठीक है, R इक्विवेलेंट बताएं। यहीं पे एक क्वेश्चन और दे दें, ठीक है, ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये, और यहाँ पे भी बोल दें कि R इक्विवेलेंट ज्ञात करें, ये भी क्या कर दें, R इक्विवेलेंट ज्ञात करें। तो जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, कि जब देखेंगे कि एक का पिछला भाग और अगले का अगला भाग जब बराबर जुड़े हैं तो ये जरूर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज। और एक ही पॉइंट से अगर कई सारे रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं तो उसको कौन सा कॉम्बिनेशन कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन बोले तो पता है हमको R इक्विवेलेंट निकालना हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 कहाँ तक चल जाता है, Rn तक। ऐसे तो यहाँ पर टोटल कितने, R1 R2 R3, टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, 3 ना। तो हम 3 तक चलेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी 2 प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, और ये टोटल 4 3 7 और 2, यानी R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 ओम। टोटल कितना आ जाएगा, 9 ओम। ये हो गया सीरीज। लेकिन वही जब पैरेलल करेंगे, हम क्या देख रहे हैं कि एक पॉइंट से कई सारे रेजिस्टेंस है, तो ये तो पैरेलल हो गया। क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना, पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर करेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस 1/Rn तक, ठीक है। अब फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। अब यहाँ से अगर जिनको
नहीं सॉल्यूशन करना आता है तो उसके तो फिर वही मालिक हैं कि जिनको फ्रैक्शन एडिशन भी नहीं करना आता है ना। ये तो आता ही होगा, आप कंपटीशन में उतरे हुए हैं, आपको जनरल तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे ये सब का तैयारी एसएससी का कर रहे हैं और आपको ये नॉर्मल सा मैथ नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर होगा आर इक्विवेलेंट बराबर, इन सब का एलसीएम लेंगे ना। अगर अच्छा यहाँ पे 6 बोल रहे हैं आप लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर इन सब का एलसीएम ले तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6। क्या आएगा एलसीएम 6। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के टेबल में 6 3 बार तो 3 बन जाए 3, यहाँ पर 3 के टेबल में 6 2 बार तो 2, और 6 के टेबल में 1 बार, यानी 1 आर इक्विवेलेंट 1 अपॉन, ये हो जाएगा 6 अपॉन 6, 3 2 5 और 1 6, और 6 से 6 कट गया तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 1, और आर इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टोटल में 1 ओम जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दें, अरे बता दें, बोलिए कि बता दीजिए सर, बोलिए। अच्छा अच्छा बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जब भी आर इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, जब भी क्या निकालेंगे, क्या बोले कि साइलेंटली है, आराम से बोलेंगे, ठीक है, कि कोई सुन ना ले। यहाँ पे जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्या बोले, आर इक्विवेलेंट किस में, सीरीज में, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा बड़े वाले रेजिस्टेंस से ज्यादा आएगा। ठीक है, और यहां पर आर इक्विवेलेंट हमेशा छोटे वाले रेजिस्टेंस से कम आएगा। ठीक है, अब क्या है इसका मतलब कि जो इसमें बड़ा रेजिस्टेंस है कौन है, 4, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा 4 से बड़ा रहेगा, है ना। अरे है ना, अरे बोलो है कि नहीं है। हाँ, और इसमें बोले कि जो छोटा रहेगा ना आंसर उससे भी कम आएगा, यानी इसमें छोटा कौन है 2, और आंसर देखो इससे भी कम है कि नहीं, यहाँ पर है 1 ओम, है ना। यही तो बात बोल रहे हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आंसर जो आएगा वो हमेशा बड़े वाले से ज्यादा आएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो आंसर आएगा वो हमेशा कम आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं हम आप लोग को। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ आर इक्विवेलेंट निकालिए। ठीक है, यहाँ आर, अरे ये क्या हो गया सर, सर पहले सीरीज अलग था पैरेलल अलग था, ये तो दोनों एक लग रहा है, ये तो नहीं निकलेगा। अरे कैसे नहीं निकलेगा बताइए। अच्छा ये सीरीज में है, ये पैरेलल में, हम मानते हैं, लेकिन क्यों ना अगर हम सबको सीरीज में लेकर आ जाएं तो आएगा कि नहीं आंसर, आएगा ना। मतलब कि इसको हम एक इक्विवेलेंट निकाल लें, इसका एक निकाल लें, और फिर ये एक तुल्य, मतलब कि पूरा का पूरा सीरीज हो जाएगा, है ना। अगर हम इसका निकालें तो यहाँ होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 2 1 प्लस 1 यानी 2/2 यानी 1, यानी आर इक्विवेलेंट क्या आ गया यहाँ पर 1 ओम, यानी यहाँ पर जो भी आया इक्विवेलेंट वो कितना आया 1 ओम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात करें अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ भी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 6 1 प्लस 2 यानी 3/6 1/2,
1/R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 2। यानी कि अब हम कहें कि सर R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो सब के सब सीरीज में आ गए। यहाँ पर 2, यहाँ पे इक्विवेलेंट आया 1, फिर 2, फिर इसमें इक्विवेलेंट आया 2 और लास्ट में फिर कुछ नहीं है। ठीक है, ये यानी टोटल 2 1 3 4 5 6 7, यानी टोटल कितना आया रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट 7 ओम। टोटल कितना आ गया 7 ओम, बताइए 7 ओम। समझ आया? अरे क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक। अब इसके आगे हम लोग पॉइंट जो करेंगे, ठीक है, इसके आगे जो पॉइंट है कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट में जो पहला है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, हिंदी में भी यही कहते हैं गैल्वेनोमीटर। हिंदी में भी क्या है, गैल्वेनोमीटर है। अब हम गैल्वेनोमीटर का कहें तो सर ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो ये मीजर करता है करंट को। करंट को, किसको, करंट को मीजर करता है, करंट को। सेकंड नंबर पे और क्या करता है, तो ये करंट का डायरेक्शन बताता है। करंट का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि करंट का जो डायरेक्शन बताता है ना, किसका, करंट का, तो ये सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट का बताता है। डीसी कौन सा करंट हो गया, डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट हुआ ये, डायरेक्ट करंट, यानी सिर्फ और सिर्फ ये डायरेक्ट करंट का बताता है। ठीक है सर, समझ आ गया? अरे समझ आ गया तो ठीक, आगे चलते हैं। समझ गए? सेकंड को कहते हैं एमीटर। एमीटर ये क्या करता है सर, ये भी मेजर करता है। ये भी किसको करता है, ये भी करंट को ही करता है। ठीक है, बट गैल्वेनोमीटर भी इसको कर रहा है, ये भी कर रहा है। हाँ, ये जो करता है ये एसी करंट को करता है। एसी करंट का पूरा नाम क्या होता है, अल्टरनेट करंट। क्या नाम है इसका, अल्टरनेट करंट। एसी करंट को क्या कहेंगे, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट, ठीक है, अल्टरनेट। उसके बाद कहें तो क्या ये भी डायरेक्शन बताता है, क्या ये भी डायरेक्शन बताएगा, तो नहीं, ये डायरेक्शन नहीं बताता है। ठीक है, क्या कहेंगे, ये डायरेक्शन नहीं बताएगा। कारण क्या होता है कि जो डीसी करंट है ना, वो हमेशा एक ही दिशा में फ्लो करता है, हमेशा एक ही दिशा में चलता है। लेकिन अल्टरनेट करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आगे पीछे जाता है ना, तो उसका डायरेक्शन बता पाना उतना संभव नहीं हो पाता है एक नीडल में। नीडल जो है, सोचो गैल्वेनोमीटर में नीडल है, वो अगर एसी को नापने लगे तो ऐसे नीडल होगा, कभी ऐसे भागेगा, कभी ऐसे भागेगा, कभी ऐसे, और एक टाइम इतना तेज भागेगा कि वो नीडल तोड़ देगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जला देगा, फूंक देगा, जाम कर देगा। समझ आया? तो इसीलिए एसी एमीटर जो है एसी करंट को बता तो देगा लेकिन डायरेक्शन नहीं बता पाता है। ठीक है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर बताता है, और गैल्वेनोमीटर भी क्या करेगा, डायरेक्शन बता सकता है, और वो भी डीसी का, एसी का नहीं बता सकता है। समझ आया? डीसी का और ये एसी का। ठीक, अब इसके बाद है एक, अच्छा ये दोनों कई बार पूछता है कि कॉम्बिनेशन कैसा लगाते हैं, तो ये सीरीज में लगाया जाता है। किस में लगाया जाएगा, सीरीज में। और इसको भी कैसे लगा देंगे, सीरीज में। ठीक है, इससे अगला पॉइंट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, जैसा कि जान ही रहे हैं, वोल्ट मीटर तो ये क्या नापेगा, मीजर वोल्टेज। क्या नापेगा,
वोल्टेज क्या नापता है, वोल्टेज को नापता है। और ये कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में। कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में, है ना। तो वोल्ट मीटर नापेगा वोल्टेज को, बाकी वो नापेंगे करंट को, ठीक है। तो आज इलेक्ट्रिसिटी हमारा लगभग आधा से ज़्यादा खत्म हो गया है। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि ओम्स लॉ क्या हुआ, मतलब समझिए कि एमीटर का लगभग पूरा मतलब यहाँ तक बता दिया है हमने, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और कहते हैं, तो कह सकते हैं क्या गैल्वेनोमीटर को, क्या बोले, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, एमीटर में। तो हाँ कर सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो एमीटर में कन्वर्ट, अगर यहाँ पे हम एसी करंट दे दें तो गैल्वेनोमीटर तो खराब हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि एसी करंट तो हाई वोल्टेज का है और डीसी थोड़ा कम होता है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से चल रहे हैं और इस यहाँ से एक पॉइंट है जो कि पैरेलल गैल्वेनोमीटर के हम एक तार जोड़ेंगे, क्या जोड़ देंगे, वायर जोड़ेंगे। लेकिन ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये वायर होना किसका चाहिए, लो रेजिस्टेंस का। किसका होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस का वायर होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से एसी गया और देखेगा कि लो रेजिस्टेंस, इधर तो रास्ता साफ है तो ज़्यादातर करंट यहाँ से चल जाएगा, कुछ कुछ यहाँ से जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर बच जाएगा। समझ आया। तो हम गैल्वेनोमीटर को क्या, एमीटर बदल सकते हैं, लेकिन कब, जब हम लो रेजिस्टेंस के एक तार को, क्या बोले, लो रेजिस्टेंस के एक तार को गैल्वेनोमीटर के कैसे जोड़ना है, तो पैरेलल जोड़ना है। कैसे, पैरेलल कंबाइन करना है, तब जाके वो एमीटर बनेगा, ठीक है। और जो ये पैरेलल लो रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हम गैल्वेनोमीटर के साथ कर रहे हैं ना, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कहते हैं शंट। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, शंट, ठीक है, इसको कहेंगे शंट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर को किस में, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो हाँ ये भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा गैल्वेनोमीटर हुआ और इसके हम एक पैरेलल में क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस का तार जोड़ देंगे इसमें। कैसा तार जोड़ेंगे इसमें, हाई रेजिस्टेंस का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में जोड़ेंगे, सीरीज में, श्रेणी क्रम में। तब जाके ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखिए आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का बहुत चीज़ पढ़ लिया, जैसे बहुत चीज़ क्या कि इंट्रोडक्शन लगभग पूरा पढ़ लिया। लगभग जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी 5 दिन और 6 दिन लगता है वो पूरा कवर हमने 2 क्लास में करना है। एक आज हो गया, अब एक क्लास कल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें और एक क्लास हम मैग्नेटिज्म का भी बताएंगे, उसमें भी कुछ कुछ हम पॉइंट बता देंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कितना चीज़ पढ़ा सोचिए, इंट्रोडक्शन पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, क्वांटाइजेशन पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ के तीनों नियम पढ़े, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और साथ में इंस्ट्रूमेंट 5 पॉइंट। सोचिए लगभग कितने दिन का आप लोगों ने एक कर लिया। तो आपसे होशियार कोई है क्या इस क्लास में, नहीं, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था वो आधा ख़त्म हुआ, आधा कोशिश कल करेंगे हम लोग ख़त्म करने का। आज अगर वही बात बोलेंगे कि अगर आपको क्लास, हम लोग का क्लास कॉम्पिटिटिव क्लब पर, देखिए चैनल का नाम कॉम्पिटिटिव क्लब पर, अगर अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त को भी बताइए कि यहाँ पे बैच चल रहा है मैथ, ये सब का, मैथ, रीजनिंग, साइंस का रोज़ रात 9 बजे, जीएस देख ही रहे हैं 8 बजे चल रहा है, ठीक है। तो ज़रूर आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाए ताकि चैनल पर आपके पास टाइम टू टाइम तुरंत एकदम क्लास का नोटिफिकेशन आए।
और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक कमेंट ज़रूर भेजा कीजिए आप। ठीक है, आज यहीं क्लास हम लोग छोड़ते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।